हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यानी कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। या फिर प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट, यानी कि जो एनुअल बजट है उसको तैयार करना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो वित्तीय मामले हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना। या फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्टेट्स, यानी कि जो संघ और के मंत्रालय जो भी राज्य की निधि है उनका विनिधान करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वित्त आयोग का क्या काम है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस का क्या काम होता है, फंड प्रोवाइड करना, फंड का अच्छे से एलोकेशन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। सेंटर और स्टेट दोनों में हमारे जो भी हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसका मेन काम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एगमार्क इज, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाते हो तो आप सबसे पहले उस पे एक निशान देखते हो जिसको आप एगमार्क बोलते हो। तो एगमार्क क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑफ एग प्रोडक्शन, यानी कि अंडों को पैदावार की एक कोऑपरेटिव। या फिर सिस्टमैटिक मार्केट, यानी कि एक व्यवस्थित मार्केट। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव, किसानों की कोऑपरेटिव। या फिर क्वालिटी गारंटी पीस फॉर थिंग्स लाइक एग, मिल्क एक्सेट्रा, यानी कि जो प्रयोग करने वाली जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी की गारंटी देना, जो कि आप एग में, मिल्क में देखते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। एग मार्क हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वालिटी का है, ये सही क्वालिटी का है या नहीं। तो ये क्या बताएगा हमें? ये एग मार्क बताता है। हम कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो सबसे पहले हम एग मार्क चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमी इन इंडिया, यानी कि इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, सिंगल इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ना ही प्रॉपर सोशलिस्ट है, ना ही प्रॉपर कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स्ड है हमारी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1995 दे वर नेशनलाइज्ड बाय ज्वाइनिंग द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वन बैंक वर आल्सो रीनेम्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक, यानी कि फ्रेंड्स 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई बैंक को मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये एक बैंक बनी थी, इसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी हमारी। और इन प्रेसिडेंसी बैंक के को नेशनलाइज करने के बाद एक बैंक स्टैब्लिश की गई थी जिसको नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते भी हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेज फुल नेम, यानी कि जो सेज है उसका फुल नेम क्या है। स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेज की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फ्रेंड्स, एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन वो जोन है, वो यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से जो छोटे किसान होते हैं या फिर छोटे इंडस्ट्री होती हैं वो अपना माल इनको बेच देती हैं, और फिर उनको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहती है कि हमारा जो माल बन गया है वो हम अब किस तरह से बाजार में जाके उसको सेल आउट करेंगे। तो वो क्या करें, वो सेज को दे दें और सेज फिर उसको फर्दर आगे सेल कर देगी। तो ये सेज जो है वो हेल्प करती है उनके माल को बिकवाने में। ये सेज का जो एक ऑफिस है या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री है, ये एक नोएडा में भी है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी किसान हैं जो अपना माल बेच नहीं सकते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं है कि खुद बाहर जाएं दूसरे देश में, वहां जाके अपने माल बेचें, तो वो सेज को अपना माल बेच सकते हैं और उससे अपनी जो भी उनकी कॉस्ट लगी है वो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, यानी कि जो रबी की फसल है वो इनमें से कौन सी नहीं है। व्हीट, फिर है हमारा थैट, राइस, या फिर ग्राम। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी
रबी क्रॉप की यहाँ पर, तो फ्रेंड्स राइस जो है वो हमारा रबी क्रॉप के अंदर नहीं आता है, जबकि बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो हमारे रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोग, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स अगर हम योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कंज्यूमर गुड्स फॉर विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है वो क्या है? फूड इंग्रेडिएंट है वो, यानी कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है यानी कि हमारे पेट्रोलियम पदार्थ, मिनरल्स हैं यानी कि खनिज पदार्थ, या फिर केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम रासायनिक पदार्थ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से इसमें हमें बताना है जिसके ऊपर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है राशि? तो फ्रेंड्स वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि और सारे प्रोडक्ट्स काफी सारे हम हमारे यहाँ ही होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बाहर से मंगाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। What is the total value of goods and services produced in a country in a given time period, यानी कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तु सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर उस टाइम पीरियड में वस्तु सेवाओं को उत्पादित किया जाता है और उसका जो प्राइस निकाला जाता है, टोटल प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या फिर नेट नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम, क्योंकि फ्रेंड डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हमारे सारे खर्चों को करने के बाद जो हमारे हाथ में बची हुई है, वो डिस्पोजेबल इनकम है। पर कैपिटा इनकम वो होती है जब हम ओवरऑल एवरेज निकालकर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं पर पर्सन की। और नेट नेशनल इनकम वो होती है जिसमें से सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ ये टोटल इनकम की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following function in an economy is not included in the work of the central bank, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है? एक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, यानी कि फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल यानी कि मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल यानी कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या फिर एक्ट एज बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रखिए कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, वर्ड नॉट इंक्लूडेड। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हमारा आंसर कुछ और होता। तो यहाँ पर हमें नॉट दिया हुआ है तो वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके खर्चों पर नियंत्रण करना, ये आरबीआई का काम नहीं है, किसी भी सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। इसका काम होता है बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्राउन रेवोल्यूशन कॉल्ड, यानी कि भूरी क्रांति जो होती है वो किसे कहा जाता है? डेवलपमेंट ऑफ वाटर इंडस्ट्री यानी कि चारा उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि समुद्री उत्पादकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों का विकास, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री यानी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात की जाए भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति हमें बताती है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया, ये हमें बताती है फूड इंडस्ट्री। जबकि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें मिल्क के प्रोडक्ट के लिए, तो ये मिल्क के प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल टू अ सिग्निफिकेंट लेवल, यानी कि जो भारतीय कृषि जो है किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? स्मॉल होल्डिंग एरिया यानी कि छोटे जोत क्षेत्र के कारण, शॉर्टेज ऑफ ट्रैक्टर्स ट्रैक्टरों की कमी के कारण, फार्मर्स पॉवर्टी किसानों की गरीबी के कारण, या फिर
पीपल्स अपैथी यानी कि जो लोगों के अंदर उदासीनता है इसके कारण। तो फ्रेंड्स हमारी कृषि में, भारतीय कृषि के अंदर महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल होल्डिंग एरिया यानी कि छोटे क्षेत्र हैं जिसमें हम वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते, वो मशीन यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्यूपेशनल, सेल्स टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो फ्रेंड्स सेल टैक्स जो है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, ये हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द 10th 5-year प्लान एम्स टू, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका क्या उद्देश्य था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यानी कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स अगर 10वीं योजना की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना, उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके लिए देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच स्कीम पंचायती राज वॉर प्रपोज्ड, यानी कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो फ्रेंड्स अगर हम पंचायती योजना की बात करें, इनको प्रस्तावित किया गया था तो वो थी सेकेंड पीरियड में पंचायती राज प्रपोज्ड हुआ था हमारा सेकेंड स्कीम के अंदर, जो कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पंचायती राज कहाँ आया था, तो सबसे पहले आया था ये राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स अगर हम योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने फ्रेंड्स ये भी पूछा था कि फर्स्ट इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इम्प्लीमेंटेड, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई, अप्रैल 1940, अप्रैल 1950, अप्रैल 1951 या फिर अप्रैल 1952। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1 अप्रैल 1951 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की हमने बात की, तो आपको पता है जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करना। सेकंड का उद्देश्य था इंडस्ट्री बेस्ड, एंड थर्ड का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्री है उनको ही आगे और इम्प्रूव करना। तो आपको ये उद्देश्य अच्छे से पढ़ने हैं, ये उद्देश्य बहुत पूछे जाते हैं कि इस प्लानिंग का या फिर इस 5-year प्लान का क्या उद्देश्य है, ये बताइए। नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, यानी कि 13वां वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसे किसे बनाया गया था, केसी पंत, डॉक्टर सी रंगराजन, एम खुसरो या फिर डॉक्टर विजय केलकर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे 13वें वित्त आयोग अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर विजय केलकर, जिनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी हाल ही में जो भारतीय जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, शक्तिकांत दास, योगेश अग्रवाल, रघुराम राजन या फिर वाईवी रेड्डी। तो फ्रेंड्स अभी जो हम बात करें, अभी हमारे जो रिसेंटली गवर्नर हैं आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास। तो ये कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि जर्नल होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें फिर वहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो हमें लगता है कि काश हम एक बार इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप जरूर करिएगा, उनको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो सिंपल और जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही हमें वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की दृष्टि से इंडिया कैसी है,
डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है या फिर सेमी डेवलप्ड नेशन है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आर्थिक विकास की दृष्टि से इंडिया कैसी है, तो वो है ऑप्शन बी, डेवलपिंग नेशन। इंडिया अभी डेवलप्ड कर रही है, अभी वो डेवलप नहीं हुई है, अभी वो अपना विकास कर रही है। जबकि अगर हम विकसित देशों में बात करें तो इसके अंदर आते हैं यूएसए, जो कि विकसित हो चुके हैं, जबकि इंडिया अभी विकसित हो रही है। तो इंडिया हमारी क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।